चलो ठीक है, पीपीटी दिखाई दे रही है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, देखो पहला लेक्चर हो गया था तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में। अभी दूसरा लेक्चर है, थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलेंगे कि पिछली बार क्या पढ़े थे। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमने क्या क्या देखा था। हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि प्लेन टेबल सर्विंग क्या है। तो इंट्रोडक्शन क्या था कि वो कंप्लीट एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें साइमल्टेनियसली हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते जाएंगे और एक प्लेन टेबल के ऊपर एक ड्राइंग शीट लगा करके उससे जैसे जैसे एक कोई रेफरेंस स्केल मानते हुए उसकी वैसे ही ड्रॉ कर देंगे। तो कंप्लीट ग्राफिकल मेथड है, यानी कंप्लीट थ्योरी वाला पार्ट है इसमें। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एसेसरीज, इसमें कौन कौन से एसेसरीज होंगी वो पिछले लेक्चर में देख लिया था कि प्लम्बिंग फॉर्क क्या होता है, एलिडेट क्या होता है, एलिडेट में प्लेन एलिडेट क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलिडेट क्या होता है, बाकी जो भी चीजें थी जो हमें उसके सेंटरिंग और लेवलिंग और ओरिएंटेशन में जो जो चीजें यूज होंगी प्लेन टेबल के, वो एसेसरीज जो है हमने देख लिया था। उसके बाद कैसे सेट करते हैं, यानी टेम्पररी एडजस्टमेंट इसको हम कैसे करेंगे प्लेन टेबल का ताकि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रहे, वो भी हमने देख लिया था। आज हमें यहाँ से पढ़ना है कि प्लेन टेबलिंग के कौन कौन से मेथड है। चार मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें अभी 1 घंटे के लेक्चर में लगभग 3 मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और चौथा रिसेक्शन मेथड जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से एरर्स आते हैं, देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। मेरिट्स क्या क्या थे कि हमें कोई भी फील्ड बुक पे एंट्री नहीं करनी होती है। ठीक है, डायरेक्टली हम जैसे जो देखते हैं पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेफरेंस स्केल मान के एज इट इज वैसे ही उतार देते हैं। बस जैसे एक पेंटर पेंटिंग करता है सेम इट इज वैसे ही काम करना है, बट पेंटर के पास कोई डायमेंशन कोई स्केल्स नहीं होता। हमें एक क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है विथ ग्राफ्स और विथ स्केल्स। ठीक है, तो ये इसका मेरिट हो जाएगा। प्लस इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो जिस पर मैग्नेटिज्म का इफेक्ट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। और इसके क्या क्या यूज थे कि इजी है, यूज करने में बहुत ही आसान है, कोई खास टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए। और डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स क्या था कि कभी भी अगर रेनी सीजन हो, फॉग का यानी कोहरा हो, या बहुत ज्यादा घने क्लस्टर ऑफ पेड़ हो, मतलब बहुत सारे ऊंचे ऊंचे जैसे यूकेलिप्टस के बहुत ढेर सारे पेड़ हो, तो भी तुम्हें क्या है साइट विजन में हिंड्रेंस आएगा। तो जहां पे भी तुम्हारी विजिबिलिटी के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी वहां पे तुम एक तो इस प्लेन टेबल को यूज नहीं कर सकते। यानी मानसून सीजन की अगर बात करें तो मानसून सीजन में रेन फॉग ये सभी होता है, तो मानसून सीजन में हम यूज नहीं कर सकते, फॉग में यूज नहीं कर सकते, और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में यूज नहीं कर सकते। प्लस हमें उस टेबल को और ये सारी एलिडेड वगैरह एसेसरीज को उठा करके दूसरी जगह के शिफ्ट करने में बहुत हैवी होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताया था कि इसे हम क्या है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल पर ही यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं होती है। प्लस अगर हमने फील्ड बुक में कोई एंट्री नहीं करी हुई है तो कोई भी इसमें एरर होने पे करेक्शन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्रिएट हो जाता है। ये सब चीजें हमने पढ़ लिया था, ये याद करने वाली चीजें हैं। दो चीज इसमें अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती है। इसमें मैंने ये ऐड किया है कि आखिर स्मॉल स्केल मतलब कितना। अगर एक 1:10,000 तक का जो रेशियो लेते हैं हम, अगर इस तरह का कोई स्केल लेते हैं तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल। और 1 into 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 की अगर बात करें, इसको बोलते हैं मीडियम स्केल। यहाँ तक होता है मीडियम स्केल। ये चीजें हमें याद करनी है कि 1:10,000 तक को क्या बोलेंगे स्मॉल स्केल, और 1:2,50,000 तक को बोलेंगे क्या मीडियम स्केल। ये यहीं तक यूज होता है। और यहीं तक क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड। क्या नॉट रिक्वायर्ड है? ग्रेट एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी हमें जब रिक्वायर इसमें नहीं होती है तब ये मेथड यूज करते हैं। जहां पर भी हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी वहां पे क्या है हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। देन इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था? पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब सामने एक लाइन जो दिख रही है, सामने एक पेड़ दिख रहा है, हमें भी यहाँ पेड़ बना देना है। बस यह पेड़ बहुत बड़ा होगा एक्चुअल साइज, हमें प्रोटोटाइप में एक छोटा स्केल पे ये पेड़ बना देना है अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर। इसी तरह से जैसे जैसे जो डायमेंशन है इस पेड़ से इस टेबल की जो डिस्टेंस है, वहीं इस सेंटर पॉइंट से इसकी इस टेबल पर डिस्टेंस रख देंगे। यानी कंप्लीट पैरेललिज्म जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है।
वन सेकंड, एक स्टूडेंट आ रहा है इसमें। ठीक है, प्लेन टेबल का साइज शायद पिछली बार नहीं दिया हुआ था। तो प्लेन टेबल का साइज जनरली जो है 75x60 सेंटीमीटर का प्लेन टेबल होता है। अब ये प्लेन टेबल भी चार तरह के होते हैं, उसको मैं बताऊंगा। नॉर्मली मतलब फिक्स, एक फिक्स टेबल होता है, एक मूवेबल टेबल होता है जिसपे हम लेवलिंग कर सकते हैं, इसी तरह से है। जिसमें मतलब टेबल को डायरेक्टली लेवलिंग करेंगे, हमें ट्राइपॉड को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन एलिडेट प्लम्बिंग फॉर्क को यू फॉर्क भी बोलते हैं, यू फॉर्क। ठीक। देन प्लम बॉब यानी वही साहुल, स्पिरिट लेवल, रेंजिंग रॉड्स, टेप की भी जरूरत पड़ेगी हमें डिस्टेंस नापने के लिए, टेपिंग या चेनिंग की। देन ड्राइंग शीट एंड रेन प्रूफ कवर एंड देन ट्रू कंपास। ठीक, ये सारी चीजें देख लिए थे, फिगर हमने देख लिया था कि प्लेन टेबल कैसा होता है। एक तरफ होता है हमारे आई वेन, दूसरी तरफ होता है ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन के बीच में क्या लगा होता है, हॉर्स हेयर, घोड़े का बाल लगा होता है। और आगे जो हमारा रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड हमें इधर आई वेन से देखना है, तो इसी हॉर्स हेयर के लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बराबर ही हमें रेंजिंग रॉड रखना होगा। यानी कि हमें रेंजिंग रॉड के बिल्कुल ऊपर ओवरलैप करता हुआ ये हेयर दिखाई दे, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एलिडेट बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और जैसे सपोज करो यहाँ पे रेंजिंग रॉड इस हमारे टेबल से मान लो 20 मीटर की दूरी पर है, तो अगर हमने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना हुआ है, तो हम यहाँ सेंटर से 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा रेफरेंस स्केल। ठीक है, रेफरेंस स्केल जो हमने माना हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ बोल लो। तो ये हमारा प्लेन एलिडेट था। प्लेन एलिडेट कहाँ यूज करेंगे, प्लेन एरियाज में, जहां पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे सब कुछ हमें दिखाई दे रहा हो। लेकिन अगर ऊपर नीचे हुआ तो हम कौन सा एलिडेट करेंगे, टेलीस्कोपिक एलिडेट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज, ये स्केल तो नीचे से फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ये मूव कर सकता है। तो इस हिसाब से हम ऊपर की भी कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और नीचे के भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। ऑब्वियसली डिस्टेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम यहाँ पे सेम स्केल में सीधे यहाँ पे मेजर कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमें, मैंने बताया था कि एक्यूरेसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तुम सभी ने ट्रायंगल वो पढ़ा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे सपोज करो कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे समथिंग कुछ 30 डिग्री के एंगल पे कोई डिस्टेंस चीज है। अगर मान लो ये मान लो 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। जब तुम ये हाइपोटेनस निकालोगे, तो हाइपोटेनस तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास बेस भी है, तो क्या ले लोगे, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 3 बाई हाइपोटेनस लिख सकते हो। जब तुम हाइपोटेनस की डिस्टेंस निकालोगे, तो तुम देखोगे कि ये हाइपोटेनस और ये बेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये देखो इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन है। बी इक्वल टू एच की अगर बात करें, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जो हमारा हाइपोटेनस होता है, यानी जो कर्ण होता है, उसको हम आधार के बराबर, बेस के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए देखो हमारा यहाँ पे ये एंगल तो हम मूव करके कोई ऑब्जेक्ट देख ले रहे हैं। जैसे सपोज करो आगे एक पहाड़ आ गया, या एक पेड़ आ गया, या मिट्टी का ढलान आ गया, यहाँ पे हमने रेंजिंग रॉड रखा। अगर हम सिंपल प्लेन एलिडेट रखते, तो क्या हमें ये रेंजिंग रॉड दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हमने यहाँ पे टेलीस्कोपिक एलिडेट रख दिया है, हम इसको मूव करा करके टेलीस्कोप को ऐसे कर देंगे और देख लेंगे। अब ये जो हमारा हाइपोटेनस की जो डिस्टेंस है, उतना ही हम बेस में ले लेंगे, क्योंकि हमें ग्रेट एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए हम इसमें ज्यादा एंगल के उस माइनर डिफ्लेक्शन के उस पर नहीं पड़ेंगे। ठीक, तो टेलीस्कोपिक एलिडेट कहाँ यूज करते हैं, हेली एरियाज में यूज कर सकते हैं, और प्लस जहाँ पे हमें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, वहां यूज कर सकते हैं। ठीक, तो दो तरह के एलिडेट थे, प्लेन एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट, ये समझ लिया हमने। देन ट्रू कंपास। ट्रू कंपास हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ओरिएंटेशन जब हम करें, तो हमारा प्लेन टेबल का जो टेबल का ओरिएंटेशन बार बार नहीं बिगड़े। अगर हमारा ये टेबल यहाँ पर नॉर्थ साइड में हमने फिक्स किया हुआ है, तो अगर हम इसको टेबल को यहाँ कहीं ग्राउंड के दूसरे कोने पर लेके जाएं, तो यहाँ पर भी ये नॉर्थ साइड में ही फिक्स हो। और ये हमें हर बार नॉर्थ मिलेगा कैसे, जब हम यहाँ पे कंपास रख देंगे। कंपास, ये हमें पूरा गोल वाला कंपास यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा 360 डिग्री एंगल की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जीरो से मतलब है,
यानी कंप्लीट टोटल नॉर्थ और साउथ से मतलब है, इसीलिए हमने इसका साइड रिड्यूस कर दिया है। और ये ट्रू कंपास होने से एक फायदा ये है कि इसके बगल में हमें एक स्केल मिल जा रहा है, तो हम यहीं पे एक स्केल पे लाइन खींच के ऐसे डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। जिधर इसका निडल जीरो शो किया वो नॉर्थ टू साउथ ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कहीं इसी प्लेन टेबल पे कहीं ट्रू कंपास रखा और ऐसे डायरेक्शन मिल गया, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉर्थ टू साउथ। अब इस टेबल को उठा के जब हम यहाँ लेकर आएंगे, ये लाइन तो पहले से ही खींची हुई होगी, हमको सिर्फ इस पर ही मिलाना है और वापस से नॉर्थ साउथ में एग्जैक्ट इस टेबल को फिक्स करना है। जहां पर ये लाइन नॉर्थ साउथ से मिल गई वहीं पे हम ये टेबल फिक्स कर देंगे बोल्ड से, तो हमारा अगेन जो टेबल है वो टेबल का जो रोटेशन है वो चेंज नहीं होगा। देखो इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे सपोज करो, यार टेढ़ा बन गया, इरेजर कहाँ से लेते हैं, चलो छोड़ो यहाँ ले लो। हम जनरली क्या बनाते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं नॉर्थ, यहाँ लिखते हैं साउथ, यहाँ लिखते हैं ईस्ट और यहाँ लिखते हैं वेस्ट। एक जनरल हम क्या है ऐसे चार डायरेक्शन ले लेते हैं। हमें पता है कि सूरज किधर से उगता है, पूरब से उगता है, ईस्ट। जैसे सपोज करो, अब जैसे हमने मान लो सपोज करो अभी इसको थोड़ा क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया, हमारा भाई ऊपर यहाँ पे कहीं सूरज उगा हुआ था, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं इधर का फेस करके और ये सामने से सूरज उग रहा है, तो ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ, उल्टा एन बन गया है, ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हमारा बन गया साउथ। ठीक, अब यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ये डायरेक्शन है और यहाँ पे हमने ये अपना सूरज हमें बिल्कुल सामने दिख रहा था और ये हमारा ये प्लेन टेबल है। यहाँ पे तो एकदम एग्जैक्ट इधर की ओर अगर हम यहाँ पे कंपास रखते तो हमारी लाइन बिल्कुल ऐसे एक सीधी लाइन हमें मिल जाती है, जिसपे हम ऐसे डाल देते नॉर्थ, यहाँ साउथ। लेकिन क्या अगर हम टेबल को यहाँ लेके जाते, टेबल अब हमने यहाँ कर दिया और सूरज यहाँ है, अब की बार सूरज यहाँ है, तो अब की बार अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अब की बार डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा, ये ना, सूरज यहीं है तो सूरज जहाँ है उधर की ओर ईस्ट, उधर उग रहा है, इधर साउथ सॉरी इधर इधर वेस्ट, इधर डूबेगा ना, इधर वेस्ट, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। इस बार हमारा डायरेक्शन ये हो गया। तो अगर हम इस टेबल को डायरेक्टली ऐसे ही फिक्स करेंगे तो हमारा जो है ये रीडिंग गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच रखी थी, हम वापस से यहाँ पे लाइन तो पहले से ही खींची हुई होगी, हम उसको नॉर्थ साउथ में लाने की कोशिश करेंगे। तो जब फाइनली हम ओरिएंटेशन मिला करके अपना टेबल मिलाएंगे तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से फिक्स होगा, जिसमें कि अगेन हमें नॉर्थ और साउथ इक्वल ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारा यूज है ट्रू कंपास का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये जो मैंने अभी ब्लैक स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करी है। एक आ बार गई और, सर। हाँ जैसे देखो यहाँ पे जब तुम खड़े हो तो सामने सूरज दिखाई दे रहा है, तो सामने तुम्हारे पूरब हो गया। लेकिन जब तुम थोड़ा इधर आ गए, लेकिन सूरज यहाँ पे है, तो क्या तुम्हारे सामने पूरब है, नहीं, पूरब तो अब थोड़ा इधर हो गया ना, तो तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो गया। अब लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई पूरब में 200 किलोमीटर आगे जाइए तो आपको दिल्ली मिलेगा, क्या यहाँ पे भी पूरब में 200 किलोमीटर आगे जाइए तो दिल्ली मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको पूरब नहीं जाना होगा बल्कि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तब 200 किलोमीटर या समथिंग कुछ डिस्टेंस पे दिल्ली मिलेगा। तो जैसे ही तुम्हारा ओरिएंट मतलब लोकेशन चेंज होगी, तुम्हारा ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हर बार तुम्हें दिल्ली ही पहुंचना है तो तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारा डायरेक्शन इधर की ओर हो, चाहे तुम किधर भी हो, चाहे तुम्हारी गाड़ी यहाँ हो, चाहे तुम्हारी गाड़ी यहाँ हो, चाहे तुम्हारी गाड़ी यहाँ हो, तुम्हें जाना इधर की ओर ही है। अब ये तुम्हें यहाँ पे तो एक सामने बड़ा सा सूरज है जो कि दिखाई दे रहा है कहीं से भी और तुम उसकी तरफ चले जा रहे हो। अगर सपोज करो ये सूरज तुम्हारे ग्राउंड लेवल पे होता, ठीक है, यानी कि सूरज जो है कहीं कुतुब मीनार की तरह खड़ा होता, ऊंचा तो वो भी कुतुब मीनार भी है, तो क्या तुम्हें कुतुब मीनार यहाँ आगरा से भी दिखाई देता, या फिर यहाँ मुंबई से भी दिखाई देता, या यहाँ पे तुम्हारा नीचे अगर सपोज करो कोई दूसरी जगह है, सपोज कर लो मुंबई, वहां से दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तब फिर वहां पे तुम यहाँ दिल्ली कैसे पहुंचोगे, क्योंकि सूरज तो ऊपर हो गया, तुम्हें दिखाई दे दिया। तब वहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन किधर जाना है हमें। तो यहाँ पे हो सकता है कि मुंबई से बिल्कुल नॉर्थ अगर आप जाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नॉर्थ जाएंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचना पड़ेगा नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट और
साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तब दिल्ली पहुंचेंगे। तो यहाँ इसका कहने का मतलब हमें अपना ओरिएंटेशन हर बार एक रखना है। इसी तरह जब हम प्लेन टेबल भी लेंगे, नहीं स्क्रीन लेते हैं, इसी तरह से जब हम प्लेन टेबल भी लेंगे तो प्लेन टेबल में जो है हमें, जैसे हमने प्लेन टेबल लिया, एक बार ये मार्क एक बार शुरू में जहां लगा दिया, सपोज करो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का था हमारा, तो अब अगली बार टेबल हम कहीं पे लेके जाएंगे तो अगर हो सकता है हमारा टेबल अगली बार ऐसे फिक्स हुआ हो, लेकिन ये हमेशा हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही शो करेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट ओरिएंटेशन, और सेम डायरेक्शन में ही काम करना ताकि तुम्हें एक्यूरेसी बिल्कुल सही मिले। तो ये यूज किससे करेंगे हम? ट्रू कंपास से, क्योंकि हमें कंप्लीट उसको 360 डिग्री तो घुमाना नहीं है, इसलिए हमें नॉर्मल कंपास की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ट्रू कंपास हमने समझ लिया। देन तुम्हारा प्लम्बिंग फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क का क्या यूज था? सेंटरिंग करने का। यहाँ नीचे साहू लटकाया हुआ है, अब इस टेबल के आर पार तुम ऊपर से तो देख नहीं सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, छोटी सी नॉब बनी रहेगी नीचे, जहां जिस पॉइंट से लटकाए रहोगे, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन में है। तो यहाँ से अगर आप नीचे प्लम बॉब लटकाएंगे और जहाँ पे मिट्टी में आपने पैग या एरो लगाया हुआ है, वहीं से इसको बिल्कुल पॉइंटर मिला देंगे, और बिल्कुल यही पॉइंट, इस पॉइंट को आप अपने इस ऊपर अगर एक ड्राइंग शीट चिपका दिया है या पिन कर दिया है, उस ड्राइंग शीट पे यहाँ मार्क कर देंगे। यानी ये जो मार्क हमने टेबल पर किया, ये क्या किया हमने, इस नीचे वाले अपने स्टेशन पॉइंट, सपोज करो ये स्टेशन पॉइंट था टी, ठीक है, ये जो स्टेशन पॉइंट, एक्चुअल स्टेशन पॉइंट मिट्टी पे टी था, अब हमने ये टी पॉइंट अपने टेबल पर पेपर पे डिनोट कर लिया है कि अब हमारा ये टी पॉइंट आ गया। तो प्लम्बिंग फॉर का काम का है सेंटरिंग करने का, या फिर कह सकते हो कि जो ग्राउंड लेवल पे पॉइंट है उसको टेबल पे शिफ्ट करने का। यहाँ पे हमें कंप्लीट एसेसरी दिख रही है, ये हमारा आ गया प्लम्बिंग फॉर्क, ये प्लम बॉब यानी कि लट्टू साहुल जैसा, ये स्पिरिट लेवल, सॉरी ये है थ्रू कंपास जिसकी मैंने बात करी, स्पिरिट लेवल। प्लेन टेबल को जो है हम लेवलिंग करेंगे, और ये हमारा प्लेन एलिडेट, जनरली हम प्लेन एलिडेट ही यूज करते हैं, जब तक हिली एरिया ना हो तब तक हम प्लेन टेबल यूज करेंगे। स्पिरिट लेवल बबल ट्यूब होता है, बीच में हमें बबल करना है, टेबल के चारों चारों कोनों पे रख करके हम देख लेंगे कि टेबल हमारा सीधा है कि नहीं है, तो उससे हम लेवलिंग हर इंस्ट्रूमेंट पे हमने कर रखी है, इसमें भी हम आसानी से कर लेंगे। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज हो गया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, इजी एंड सिंपल है, कोई फील्ड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिमूवल ऑफ इधर इज डिफिकल्ट, ये एक्चुअली में एक डिसएडवांटेज है। कोई ग्रेट स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें, तुम देख रहे हो कि सिंपल चेनिंग या टेपिंग करनी है, उसको एज इट इज मिला देना है, तो कोई खास टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लेस कॉस्टली, एक टेबल चाहिए, एक टेबल पे लगी हुई कागज की शीट चाहिए, और सिंपल रेट चाहिए। तो कोई भी हमें, ना ही हमने कोई थियोडोलाइट एक्यूमेट्रिक ऐसा कोई हैवी इक्विपमेंट की बात करी, तो कॉस्टली भी नहीं है। अब डिमेरिट्स की बात करें तो फॉग यानी कोहरे में, रेन में, बहुत तेज हवा चल रही हो, या फिर बहुत ही डेंसली वुडेड एरिया हो, वहां पे हम यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है और कैरी करने में बहुत हैवी है। अब टेम्पोररी एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में हमने क्या क्या कर रखा है, सबसे पहले फिक्सिंग करेंगे। ऑब्वियसली हम पहले हमने ये ट्राईपॉड सेट करना सीख लिया है कि भाई ट्राईपॉड पे पहले क्या है, दो लेग को फिक्स कर देते हैं, और तीसरे लेग के हिसाब से तीसरे लेग को आगे पीछे करके हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हमेशा लेवलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो टेबल को इस ट्राईपॉड पे नीचे जैक दिया होगा, फिक्स कर लेंगे, और उसके ऊपर बोल्ट लगा के चारों तरफ पिन से या टेप से फिक्स कर लेंगे, ताकि पेपर बार बार इधर उधर चेंज ना हो। अबव राइट अबव कॉर्नर में, मतलब ऊपर के दाईं ओर कोने में जो है, हमेशा हम जो है डायरेक्शन लिख देंगे कि नॉर्थ से साउथ किधर की ओर है वो लिख देंगे। और जो हमने स्केल लिया हुआ है, जैसे मान लो हमने 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना है, ऐसा अगर हमने कोई एक स्केल लिया है, तो ये भी ऊपर राइट अबव बॉटम, मतलब ऊपर राइट कॉर्नर में दाईं ओर ये लिख दिया जाता है हर बार अपनी ड्राइंग में, जिससे हमें जो भी वो ड्राइंग देखे उसको पता लग जाए कि तुमने स्केल क्या लिया हुआ है। सेंटरिंग हमें पता ही है कैसे करना है, किसकी मदद से करना है, हमें प्लम्बिंग फॉर्क की मदद से। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेंटरिंग जो है प्लेन टेबल में किसकी मदद से करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क की मदद से करते हैं, और प्लम बॉब की मदद से करते हैं। लेवलिंग किसकी मदद से करेंगे, स्पिरिट लेवल की मदद से करेंगे। ठीक है, देन ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन पे अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं, एसएससी जेई में भी ओरिएंटेशन के दो मेथड होते हैं, ये कन्वेंशनल में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ओरिएंटेशन के हमारे पास दो मेथड हैं। ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि
देखो क्या लिखा हुआ है, सेटिंग द प्लेन टेबल इनटू सम फिक्स डायरेक्शन, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स कर लेना है। और हम किस डायरेक्शन में फिक्स कर रहे हैं, हम फिक्स कर रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में, यानी हम मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से फिक्स कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सुई है थ्रू कंपास की, वो किस चीज की बनी हुई है, मैग्नेट की बनी हुई है। और मैग्नेट को जब भी आप फ्री छोड़ेंगे तो वो अर्थ में एक अपने फिक्स डायरेक्शन में उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जो है वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि हमारा अर्थ का अपना खुद ही एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। तो जिधर की ओर अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उधर चुंबक साउथ की ओर शो करेगा। ठीक है, और जिधर अर्थ का साउथ पोल होता है उधर वो चुंबक हर बार नॉर्थ शो करेगा। अच्छा, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों होता है, कोई बताएगा ये, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म पावर क्यों होती है? सर जो लावा कोर होता है उसके बीच में, उसकी वजह से। हाँ वेरी गुड। अर्थ के अंदर जो है बहुत तरह के एलॉयज, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, पता नहीं कितनी तरह की ये चीजें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघली हुई अर्थ के अंदर मेंटल में है, जो कि फिक्स नहीं है, जो कि घूम रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्यों घूम रही है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है इसलिए वो लावा भी घूम रहे हैं। तो जब वो लावा घूमेगा, तो हमें भी पता है कि हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करके रखा है कि अगर एक पतले से तार में हम क्या है दोनों तरफ बैटरी कनेक्ट कर दें, या फिर अगर हम एक चुंबक को गोल 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 घुमाएं या किसी को घुमाएं, तो उसमें अंदर चुंबक नहीं, एक नॉर्मल लोहे या चीजों को लगातार गोल गोल घुमाएं, तो उसके अंदर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। और जिसकी वजह से उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको फेराडे ने बताया था। तो इसीलिए अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म पावर है। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, ग्रेविटी, उसमें ये दिखाया भी हुआ है कि अर्थ के अंदर कोर में जो है वो मेंटल यानी जो लावा है वो घूमना बंद कर देता है, इसलिए अर्थ पे कुछ टाइम के लिए ग्रेविटी जीरो हो गई थी। ठीक है, ये सिर्फ एक मूवी का पार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि ये जो लावा अंदर घूमता रहता है इसकी वजह से ही अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म है। और उस इसीलिए अर्थ का अपना एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। यानी अगर हम धागे से किसी एक चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करें, लटकाएं, तो वो हर बार जो है एक फिक्स डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा। और वो फिक्स डायरेक्शन क्या होगा, जो अर्थ का साउथ डायरेक्शन होगा, साउथ पोल होगा मैग्नेटिज्म का, उधर उधर की ओर तो होगा अर्थ का चुंबक का नॉर्थ पोल, क्योंकि अपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं ना इस इधर को। और जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिज्म का, उधर जाके ये साउथ जाके फिक्स हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन दिखाएगा यही कौन सा होगा, अगर इसको एक इमेजिनरी लाइन से मिला दे तो यही क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, सम फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये जो फिक्स डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, वो है हमारे लिए मैग्नेटिक मेरिडियन मेरिडियन। ठीक है, और हर बार किसी एक को लेकर चलेंगे रेफरेंस को, तो हमारे लिए गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन के मेथड कौन कौन से हैं, ये पिछली बार नहीं हुआ था। तो देखो दो मेथड है ओरिएंटेशन के, पहला है बैक साइटिंग और दूसरा है मैग्नेटिक निडल मेथड। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट जो मेथड है वो है बैक साइटिंग। मैग्नेटिक निडल का मेथड ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है, अभी तो सर आप बोल रहे थे कि मैग्नेटिक निडल जो है हर बार एक ही डायरेक्शन शो करेगा, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक निडल जो है बैक साइटिंग से कम एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि वजह है लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन मतलब जब भी तुम कोई कंपास यूज करोगे, तो उसके आसपास अगर कोई लोहे का खंबा है, कोई गटर का ढक्कन है, या तुमने अगर हाथ में लोहे की घड़ी पहनी हुई है या लोहे की बेल्ट लगाई हुई है, कोई भी इसके आसपास की कोई ऐसी चीज जो लोहे की बनी हुई है या जो मैग्नेट की बनी हुई है, इसके निडल में डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी। यानी ये एक्चुअल जीरो और जीरो से मिलने के बजाय थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि इस लोकल अट्रैक्शन की वजह से जो है मैग्नेटिक नीडल जो मेथड है वो उतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यही अगर हम बात करें बैक साइटिंग की, तो बैक साइटिंग में क्या है, एक स्टेशन से जब हम दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, तो वापस से इसी स्टेशन को दोबारा से जब देख के वही लाइन पे मिला देते हैं, वही मेथड होता है बैक साइटिंग। तो इसमें तो कोई मैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन है, बैक साइटिंग। और मैग्नेटिक निडल का मेथड उससे कम एक्यूरेट है। लेकिन मोर फ्रिक्वेंटली क्या है, हम मैग्नेटिक निडल के मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट है। क्योंकि बार बार एक बार जब हमने स्टेशन पे कहीं अपना टेबल फिक्स किया, टेबल ले लो या थियोडोलाइट ले लो या ऑटो लेवल ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर हमने इस स्टेशन को चेंज करके जब हम वापस से पुराने वाले स्टेशन पे एक लड़के को बोलते हैं जाओ रेंजिंग रॉड लेके वहां खड़े रहो सेम पॉइंट पे,
और रेंजिंग रॉड से जब इसको वापस से मिलाते हैं और फिर स्टेशन चेंज करेंगे, फिर इसको वापस मिलाएंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट टास्क होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम कंपास लेके घूमें और हमें पीछे वाला पॉइंट देखने की जरूरत ही ना पड़े, एक स्टेशन पे हमने लिया, कंपास के हिसाब से देख लिया कि ये नॉर्थ है, आगे काम करो। सेकंड पॉइंट पे गए, फिर हमने देखा कि हाँ इधर नॉर्थ है, काम आगे बढ़ाओ। थर्ड पॉइंट पे गए, काम आगे बढ़ाओ। तो जल्दी जल्दी काम होगा। यानी मैग्नेटिक नीडल जो है इजी है, लेकिन थोड़ा सा कम एक्यूरेट है। और एक्यूरेट भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आसपास लोहे का या कोई मैग्नेट का सामान होगा, उसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन होने की वजह से वो निडल में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अब थोड़ा सा मैग्नेटिक नीडल मेथड में जो ओरिएंटेशन हमें करना है उसको थोड़ा और एलेबरेट करते हैं। देखो लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ड्रॉन ऑन द पेपर। यही अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है हम वो ट्रू कंपास रखेंगे, जिधर उसको जीरो जीरो से मिला देंगे। जहां पे उसने जीरो मिला वहां पे एक लाइन खींच देंगे। तो जो जो लाइन हमने खींचा वो लाइन क्या हो गया, वो हमारा हो गया एक मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो लिखा हुआ है, इन दिस मेथड अ मैग्नेटिक नॉर्थ इज ड्रॉन ऑन द पेपर एट ए पर्टिकुलर स्टेशन। जहां पे भी हमने पहले स्टेशन पे हमने रखा वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ खींच दिया। फिर क्या ये बोल रहा है कि एट द नेक्स्ट स्टेशन, जैसे ही हम नए स्टेशन पे जाएंगे, द ट्रू कंपास इज प्लेस्ड, सो द ट्रू कंपास इज प्लेस्ड along the line of magnetic dot and the table is turned in such a way that the end of magnetic needle are opposite to the zero of scales। ये बात समझ में आई? यही मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हम नए स्टेशन पे गए, नए स्टेशन पे हमने पहले वाले स्टेशन पे नॉर्थ साउथ की लाइन पहले से ही खींची हुई है। और जैसे ही इसको भी हम एक स्क्रीन में भी लेके बताएंगे, अभी बस इस बात को समझ लो। जैसे हमने ये एक स्टेशन, सपोज करो यहाँ हमारा एक छोटा सा एक स्टेशन था, यहाँ हमने नॉर्थ साउथ की लाइन खींच दी। अब यहाँ से हम कहीं दूसरे स्टेशन गए, जैसे ही हम दूसरे स्टेशन गए तो नॉर्थ साउथ की तो लाइन पहले से ही खींची हुई है, और उस पे ही हम ट्रू कंपास रखे। एक्चुअली नॉर्थ और साउथ जाके अगर इसको जीरो जीरो से वापस से मिला दें और टेबल को घुमाते रहें, इस बार हमें क्या करना है, ट्रू कंपास को फिक्स करना है। ट्रू कंपास को नहीं छेड़ना है, हमें टेबल को मूव कराना है। और टेबल को इस तरह से मूव कराना है ताकि ये जो कंपास है ये एग्जैक्ट उसी लाइन से जाके मिल जाए। तो हमारा ये टेबल वापस से किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ साउथ, या उसी जिस लाइन में हमने यहाँ इसको छोड़ा था उसी लाइन में आ जाएगा। यही वो चीज लिख रहा है कि एट द नेक्स्ट स्टेशन द ट्रू कंपास इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। जो हमने पहले से ली हुई है उसके अलोंग ही हमें रखना है। तो द टेबल इज टर्न्ड इन सच अ वे, टेबल को इस तरह से घुमाना है कि जो एंड ऑफ द मैग्नेटिक निडल है, जो निडल के मैग्नेटिक निडल के एंड्स हैं, वो जीरो पे जाके मिल जाएं। ठीक है, अपोजिट टू द जीरो स्केल्स। तो यही हमारा काम है, यही हमें करना है ओरिएंटेशन में। उसके बाद बोल रहा है द बोर्ड इज देन फिक्स्ड इन द पोजीशन बाय क्लैंप। जैसे ही हमको मिल जाएगा हम क्लैंप को टाइट कर देंगे और हमारा टेबल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो हमारा काम क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाए, एक्यूरेसी वाला काम ओरिएंटेशन वाला हो जाएगा। एक लाइन नीचे इसमें और ऐड हुई है कि इन एक्यूरेसी ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। अभी वही जो मैंने बताया कि इसमें थोड़ी बहुत जो इनएक्यूरेसी आती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आती है, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन मतलब कोई लोहे के धातु या कोई चुंबक या कोई भी ऐसी चीज जो कि सुई को डिफ्लेक्ट कर सके, वो क्या करेगी, वही लोकल अट्रैक्शन में आएगी। ये लोकल अट्रैक्शन तुम लोग पिछली बार भी पढ़ चुके होंगे। हाँ, बैक साइटिंग की बात करें, बैक साइटिंग यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, अब थोड़ा सा बोर्ड लेके बात करते हैं। देखो ओरिएंटेशन का दो मेथड था। ठीक, एक हमारा बैक साइटिंग, एक हमारा यहाँ पे बैक साइटिंग, और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक नीडल MN। देखो बैक साइटिंग में क्या करना है, जैसे हमारा ये रहा पहला स्टेशन, हमने यहाँ पे टेबल फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने कोई टी पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे अपना सारा काम कर दिया, सेंटरिंग कर दिया, लेवलिंग कर दिया, और उसके बाद हमने अपना ओरिएंटेशन यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ मिला के ट्रू कंपास से एक लाइन खींच दी। अब उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी चीजें हमें आगे दिख रही हैं वो हमने इसमें से ड्रॉ कर दी। अब सपोज करो यहाँ से हमें, यहाँ पे बीच में दीवार घिरी हुई है, अब यहाँ पे हमें ऐसी दीवार है। अब इसके इधर वाली चीज तो हमें यहाँ से नहीं दिख रही है, तो स्टेशन को उठा के हमें क्या रखना पड़ेगा, अपने प्लेन टेबल को यहाँ रखना पड़ेगा। हमने प्लेन टेबल यहाँ रख दिया। अब ये जैसे लाइन यहाँ से सपोज करो, यहाँ एक रेंजिंग रॉड था, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 20 मीटर थी, तो वैसे ही हमने यहाँ एक लाइन खींच दी ए।
हम जब स्टेशन को यहाँ उठा के लाएंगे वो एक खींचा रहेगा, तो सबसे पहले इस स्टेशन से वापस से जो हमारा यहाँ पे एक स्टेशन है वहीं पे रेंजिंग रोड लेके उसको उसी ओरिएंटेशन में मिला देंगे। और ये ए लाइन को देखेंगे कि ए लाइन उस ए वाले पॉइंट से मिल रहा है कि नहीं। यानी जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे हमें पुराने स्टेशन को वापस से देख करके मिला देना होगा। इसी मेथड को बोलते हैं बैक साइटिंग। और मैग्नेटिक निडल वाला मेथड मैंने बता ही दिया कि नॉर्थ साउथ जो है हमारा, मतलब ये जो है हमने कंपास से कहीं नॉर्थ साउथ ऐसे शो कर दिया। नेक्स्ट बार भी जब जहाँ जाएंगे तो हमें कंपास से टेबल मूव कराते रहेंगे और कंपास उसी डायरेक्शन में फिक्स कर देंगे। अब ये टेबल हमने मूव कराया, टेबल सपोज करो हमने ऐसे मूव कराया, जब भी नहीं हुआ टेबल हमने और ऐसे मूव कराया, तब जाके कहीं टेबल इस 0 0 से मिल गया तो इस बार यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये एक ही जगह पे है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक निडल की तरह से ओरिएंटेशन करना। दो मेथड है ओरिएंटेशन के। ठीक है। अब आता है मेथड ऑफ प्लेन टेबल। तो इस बार आज हम जो है ये तीन मेथड डिस्कस करेंगे, रेडिएशन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड और इंटरसेक्शन मेथड। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसेक्शन मेथड, क्योंकि रिसेक्शन मेथड के अंदर ही कई सारे मेथड है, ग्राफिकल मेथड, लेहमैन मेथड, ब्रेसल्स मेथड, तीन चार मेथड इसके अंदर ही हैं। और ये तीनों उसके कंपैरिजन में इजी हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है रेडिएशन मेथड डिस्कस करेंगे, ट्रैवर्सिंग मेथड यूज करेंगे और इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे। ये तीनों मेथड देखेंगे कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। रिसेक्शन मेथड अगले लेक्चर में यूज करेंगे। उसके बाद हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है खत्म हो जाएगा। तो ये याद कर लेना है कि कौन कौन से मेथड है, रेडिएशन मेथड, ट्रैवर्सिंग, इंटरसेक्शन और रिसेक्शन। अब आते हैं रेडिएशन मेथड पे, जो कि हमारा पहला मेथड है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ब्रीफ देने से क्या होगा कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। न्यू स्क्रीन ले ले, क्या दिख रहा है ना सबको, पीपीटी दिख रही है ना सभी को? यस सर। हाँ। तो देखो बस हल्का सा पहले ब्रीफ ले लो, यस फिर सर। इसके बाद हाँ अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। यस रेडिएशन सर। मेथड कहने का मतलब, कोई हमारा ये मान लो डीआई का ग्राउंड है। अगर इस ग्राउंड में हम कहीं पे एक छोटी जगह पे ऐसा टेबल फिक्स करें तो कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें ग्राउंड का नहीं दिखाई दे? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। यानी एक बार अगर हम टेबल कहीं पर भी इस ग्राउंड में रख रहे हैं तो इस हमारे सेंट्रल ग्राउंड का हर एक पॉइंट आराम से एक ही स्टेशन से दिख रहा है। यानी हमें स्टेशन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो जैसा रेंजिंग पॉइंट जैसे दिख रहे हैं वैसा ही हमें उसमें उतार देना है। ये तो हमारा है सिंपल रेडिएशन मेथड। सबसे पहला कि एक बार हमने जहां टेबल को फिक्स कर दिया वहां से सारे पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, एज इट इज वैसा ही हम सिमिलर स्केल में उतार दिए और मिला दिए, ये हमारा हो जाएगा रेडिएशन मेथड। दूसरे बात की बात करते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्स तुम लोग को पता होगा, दो तरह के ट्रैवर्स होते हैं, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब कुछ नहीं होता है, ट्रैवर्स का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ लाइन। कई सारी लाइनें जो हैं अगर उनको मिलाया जाए तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्स। जैसे कि ये ये एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, ये एक हो गया ट्रैवर्स। लेकिन ये आपस में बंद नहीं है तो ये हो गया ओपन ट्रैवर्स। अगर हम बात करें ऐसी लाइन, ये ऐसे लाइन दो तीन चार और ये, इसमें कई सारी ये भी कनेक्टेड लाइन है लेकिन ये बंद हो गई, तो ये क्या हो गया, क्लोज ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स का सबसे पहले मतलब है क्या, ए कनेक्शन ऑफ लाइन। अब ये ट्रैवर्सिंग मेथड का मतलब क्या है, इसी के ऊपर ओवरलैप करके लिख दे रहा हूं, तुम लोग समझ जाना ना। ट्रैवर्सिंग का मेथड क्या है कि अगर सपोज करो हमें सारे पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं है, जैसे सपोज करो यही हमारा डीआई के आगे सेंट्रल ग्राउंड है, लेकिन अगर उसके बीच में एक इतना बड़ा सा बिल्डिंग बन जाए जिसकी वजह से हमें इस कोने से इस कोने पे नहीं दिखाई दे रहा है और इस कोने से इस कोने पे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सारे पॉइंट्स इंटरविजिबल अगर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या है ट्रैवर्सिंग मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें कोनों कोनों पे, सबसे पहले इस कोने पे हमने टेबल सेट किया, इस टेबल पे से हम इस पॉइंट को देख लेंगे, ये पॉइंट हमें दिख रहा है मान लो बी। फिर यहाँ पे हमने देखने के बाद अपना टेबल और ये पूरा तामझाम उठाएंगे, इस बी स्टेशन पे लेके आ जाएंगे। अब ये बी स्टेशन पे आने के बाद क्या करेंगे, वापस से एक ही बैक साइटिंग करके मिलान कर लेंगे, ओरिएंटेशन कर लिया हमने,
और बी से हमें सी दिखाई दे रहा है, तो बी से सी हम उस पर प्लॉट कर लेंगे। और बस सी दिख गया, अब उसके बाद हम यहाँ से फिर से अपना पूरा तामझाम उठाएंगे और फिर से यहाँ सी पॉइंट पे अपना प्लेन टेबल फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हमें क्या, ओरिएंटेशन के लिए फिर से इस बी पॉइंट को बैक साइटिंग करनी होगी, और वापस से हमें डी पॉइंट दिख रहा है तो डी पॉइंट की लाइन खींच देंगे और फिर से ये पूरा प्लेन टेबल उठाएंगे और यहाँ फिक्स कर देंगे। यानी हर एक कॉर्नर पे अगर हमने इस तरह से मूव कराते रहे सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस की, तो ये मेथड हमारा है ट्रेवर्सिंग लाइन। कब यूज करते हैं, जबकि बीच में सारे पॉइंट्स इंटरविजिबल ना हो। ठीक है, लेकिन हाँ देखो, इन दोनों पॉइंट में एक बात ध्यान रखना, रेडिएशन मेथड में भी हमारे पास इतना एक्सेस है कि हम यहाँ से ये पॉइंट है तो टेपिंग करके इसकी एक्चुअल डिस्टेंस ले सके। मतलब यहाँ रेंजिंग रॉड लगा दिए और यहाँ पे तुम खड़े हो, तो एक लड़का गया इसकी टेपिंग करके डिस्टेंस बता दिया कि हाँ जी 33 मीटर है या 30 मीटर है। यहाँ पे भी रेंजिंग में कोई परेशानी नहीं हो रही है, रेंजिंग और डिस्टेंस नापने में ऐसा कोई चीज नहीं है बीच में कि हम टेपिंग करके एक्चुअल डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। यही यहाँ पे भी है, ट्रेवर्सिंग में भी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम आसानी से टेप से मेजर कर सकते हैं और हम एक रेफरेंस स्केल से प्लॉट कर सकते हैं। वही चीज ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज इंटरसेक्शन मेथड में नहीं है। इंटरसेक्शन मेथड में जो एक्चुअल पॉइंट है जिसका हमें प्लॉट करना है, हम उसका डिस्टेंस ही नहीं निकालते हैं, हमें निकालने की ही जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके लिए एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं, स्क्रीन ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारी एक नदी है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हाथ इसमें मेरा कीबोर्ड पे सेट हो गया है, ठीक है। ये मान लो एक नदी है, रिवर है, यहाँ पे हमारा भाई झंडा गड़ा हुआ है, ये है पॉइंट, ये मान लो पी पॉइंट है, ठीक है। अब हमें निकालना है, और यहाँ पे हमारे रोड की बाउंड्री है सपोज करो। अब बीच में नदी है तो हम यहाँ से बीच में चेनिंग या टेपिंग तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ से भी चेनिंग या टेपिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्लेन टेबल का इंटरसेक्शन मेथड। इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने कोई दो पॉइंट फिक्स कर लिया, यहाँ कर लिया ए पॉइंट, यहाँ कर लिया बी पॉइंट। यहाँ हमने टेबल लगाया अपना, और यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, ये बी पॉइंट तो हम देख सकते हैं और यहाँ की चेनिंग भी कर सकते हैं, तो बी पॉइंट की हमने चेनिंग करके ये बीच में रोड वाली लाइन गलत बना दी है, तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अनवाइट स्क्रीन फिर से लेते हैं, ये नदी बन गई, ये नदी है, और ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हमें लोकेट करना है। अब यहाँ पे हमने पहला कोई एक स्टेशन लिया, यहाँ पे ये हमारा हो गया ए स्टेशन, यहाँ हमने दूसरा स्टेशन लिया, ये हो गया हमारा बी स्टेशन। अब ए से बी के बीच में हम चेनिंग या टेपिंग कर सकते हैं, लेकिन ए से पी के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दिखाई दे रहा है हमें, विजिबिलिटी है, लेकिन हम चेनिंग या टेपिंग, अरे यार ये क्यों हट जा रहा है, ओहो फिर बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं चलो। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट की हम चेनिंग या टेपिंग नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे अपना स्टेशन सेट किया, यहाँ से इसके ऊपर हमने टेबल फिक्स कर, इस टेबल पे हमने क्या किया, ए से बी की तो लाइन खींच दी जो डिस्टेंस आया, और इसकी पूरे एंड तक ऐसे लाइन खींच दी मिलाते हुए पी की, ठीक। और इसके बाद दूसरी बार स्टेशन उठा करके गए और यहाँ पे सेट किया, और इस टेबल पे इसी लाइन से बैक साइटिंग करके ए से बी को मिलाया, और इसी टेबल पे एंड तक जहाँ मिला दिया, जो पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्शन होगा। ऑब्वियसली इस फिगर से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाना पड़ेगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, अब आ रही है? नो सर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। पीपीटी अब आ रही है? नहीं सर नहीं आ रही। यस सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है ना। चलो आगे एग्जांपल है, आगे आ रही है सर। चलो अब आगे एग्जांपल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मेन फिगर, ये दिख रहा है ना सबको, यही बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। यस सर। हाँ, तो देखो ये हमारा पहला पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट बी, यहाँ से हमने ए से बी की चेनिंग करी। जैसे मान लो हमने कोई स्केल लिया होगा, तो ये जितनी भी दूरी थी हमने ऐसे मिला करके ए से बी की एक लाइन खींच दी, और पी की हमें डिस्टेंस ही नहीं पता क्योंकि हम तो चेनिंग कर ही नहीं सकते। तो जितना बड़ा कागज था, यानी हमारा चार्ट पेपर या जो भी पेपर लगा हुआ था, उसके पूरे एंड तक हमने पूरी लाइन खींच दी, ठीक है।
क्यों खींच दी, इससे मिला करके देखो, रेंजिंग रॉड लेके तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तुमने यहाँ एलिडेड से देखा, एलिडेड से तुमको दिखाई दे दिया कि हाँ वो हॉर्स हेयर से मिलता हुआ रेंजिंग रॉड है। जैसे ही तुमको मिला वो तुमने एलिडेड से पूरी लंबी सी लाइन खींच दी। फिर तुम अपना ये पूरा प्लेन टेबल उठा करके बी स्टेशन पर लेकर के आए। बी स्टेशन पर जब तुम लेकर के आए तो तुमने क्या किया, पहले बी से ए को देखा। बी से ए को देखने के बाद तुमने इसी सीधी लाइन में मिला करके इस टेबल को ओरिएंटेशन मिलाने की कोशिश करी, ताकि तुम्हारा एक्यूरेसी बनी रहे। और यहां से तुमने बी को वापस से पी को देखा। अब बी से पी को मिलाती हुई तुमने पूरी एंड तक लाइन खींच दी, लेकिन जहां पर ये दोनों लाइन कट होकर के मिली वहां पे हमारा पी पॉइंट का लोकेशन हो गया। और यहां से यहां तक का हम टेबल पर ही जो हमने स्केल लिया है, जैसे अगर मान लो हमने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिया है और उस हिसाब से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से ए भी हमने लाइन खींची थी। ठीक है, तो अगर हम इसी अपने प्लेन टेबल पे ही ए से पी की लाइन खींचे, जैसे सपोज करो ये हमें 20 सेंटीमीटर की मिलती है और हमने क्या माना है, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना है, तो ए से पी की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, यानी इस जगह से इस जगह की 20 मीटर की दूरी हो जाएगी। और कैसे मिला हमें, हमें चेनिंग भी नहीं करनी पड़ी, हमने तो कोई चेनिंग करी नहीं, टेपिंग करी नहीं। तो ये जो मेथड है, या अगर हमें बी से पी के डिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ इस अपने टेबल पे ड्राइंग शीट पे इसको मेजर करके निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या है कि अगर बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां हम चेनिंग या टेपिंग नहीं कर सकते बट विजिबिलिटी है, वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया कि भाई ये 3 मेथड कौन से थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 मेथड की, रेडिएशन मेथड क्या है, ट्रेवर्सिंग मेथड क्या है और इंटरसेक्शन मेथड क्या है। बाकी रिसेक्शन मेथड जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखो रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मतलब समझते हो, सूरज की किरणें जो निकलती हैं उसी का कॉन्सेप्ट है। देखो सूरज की किरणें निकलती हैं तो जहां जहां पे उसको फ्री एक्सेस मिल रहा है वहां पे वो रेडिएशन खूब निकालेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ तुम्हारा भाई घर खड़ा है, यहाँ तुम्हारा घर है, ये झोपड़ी बनाने आती है मुझे सिर्फ, तो यहाँ पे बीच में दीवार आ गई, तो क्या यहाँ पे रेडिएशन इक्वल हुआ, घर के अंदर की दीवार और बाहर पे रेडिएशन इक्वल हुआ, नहीं हुआ। सूरज की किरणें डायरेक्ट अंदर नहीं जा पा रही हैं। तो यानी रेडिएशन का मतलब जहां फ्री एक्सेस हो। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, तुम्हें याद रहेगा इससे कि जहां फ्री एक्सेस हो, इसीलिए सन का एग्जांपल ले लिया। अब इसमें जो लिखा है डेफिनेशन, थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है इन दिस मेथड द इंस्ट्रूमेंट इज सेट एट द स्टेशन एंड द रेज आर ड्रॉन टू द वेरियस स्टेशन विच आर टू बी प्लॉटेड। ठीक है, ये तो पता ही है हमें कि किसी एक स्टेशन पे हमने जो है अपना प्लेन टेबल सेट कर देना है और जो पूरा ग्राउंड है वहां पे अलग अलग पॉइंट्स पे जो भी स्टेशन होंगे वहां रेंजिंग रॉड ले लेके एक दूसरा लड़का जाता रहेगा और एक लड़का उसकी डिस्टेंस नापता रहेगा और एक लड़का यहाँ पर उसी को प्लॉट करता रहेगा। यही चीज ये लिखा हुआ है। फिर लिख रहा है द डिस्टेंसेस आर कट टू ए सुटेबल स्केल आफ्टर एक्चुअल मेजरमेंट। बिल्कुल भाई, अब तुम्हारा इतना बड़ा छोटा सा कागज है, 75 बाई 60 सेंटीमीटर का कागज है और एक्चुअल 100 मीटर की दूरी है, तो क्या उस कागज पे 100 मीटर की दूरी निकाल लिख सकते हो क्या? यानी हमें मानना पड़ेगा कि भाई 10 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर माना, तो 100 मीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की छोटी सी लाइन खींचेंगे। यही तो इसमें लिख रहा है। फिर लिख रहा है कि दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन द एरिया इज टू बी सर्वेड स्मॉल। बिल्कुल सही बात है, जब हम स्टेशन चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं, एक ही बार स्टेशन रख करके हम देख रहे हैं कि सब कुछ हमें दिख जाए और एक ही बार में हम पूरा प्लॉट करके पूरी ड्राइंग बना दें, तो ऑब्वियसली वो छोटे स्केल पर ही यूज कर सकते हैं। और लिखा है ऑल द स्टेशन आर विजिबल एंड एक्सेसिबल फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। जो जो मैंने बात कही वही इसमें बस एक पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है। क्या बात लिखा हुआ है कि जो जो सारे स्टेशन पॉइंट है वो हमें दिखें, स्मॉल स्केल पर ही यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन बनता है कि प्लेन टेबल के कौन से मेथड में हम जो है ओरिएंटेशन का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ता है। वो कौन सा मेथड है, रेडिएशन मेथड। ओरिएंटेशन का इस्तेमाल ही तब होगा ना जब हम स्टेशन चेंज करेंगे, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लेकर के जाएंगे, तब तो हमको मिलान करना पड़ेगा कि भाई जहां इधर के लिए नॉर्थ साउथ था, हमारा ये टेबल भी नॉर्थ साउथ में ही हो। यहाँ तो रेडिएशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमने टेबल में ट्राइपॉड में फिक्स कर दिया, उसके बाद हमें इसको हिलाना डुलाना नहीं है। जो जो हमें पॉइंट जितने जितने दिख रहे हैं सब वैसे ही बना देना है,
तो जब हमें इसको स्टेशन को ही चेंज नहीं करना है तो हमें ओरिएंटेशन की जरूरत क्या है, चाहे टेबल कहीं भी फिक्स कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें हमें खास ओरिएंटेशन या बैक साइटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, खाली सेंटरिंग और लेवलिंग, उसके बाद अपना काम चालू कर दिए। सेंटरिंग से सीधे एक प्लॉट पॉइंट हो गया जहां पे हमने स्टेशन माना, जहां पे हम एरो लगाए थे, और वहां से काम चालू। तो ये एक उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए अच्छा पॉइंट है कि ओरिएंटेशन इज नॉट यूज्ड इन द रेडिएशन मेथड। अब देखते हैं यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो तुम्हारा एक ग्राउंड है षटकोण, ये षटकोण नहीं, क्या होगा ये, पांच भुजाएं है ना। पांच भुजाएं वाले को क्या पेंटागन, हिंदी में क्या बोलते हैं पेंटागन को, पंचकोण, सर पंचभुज। पंचवर्ष, पंचभुज। पंचभुज, हाँ पंचभुज। ठीक है, तो ये एक पंचभुज जैसा मान लो हमारे पास एक ग्राउंड है, सपोज करो। और हमें क्या करना है, उसको बनाना है, उसकी हमें प्लेन टेबल से अब प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि हमने कहीं सेंटर पे, जब जरूरी नहीं है कि तुम सेंटर पे, तुम कहीं भी ले सकते हो उसको रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी तुमने एक टेबल फिक्स कर लिया और वहां से तुमने क्या किया, एक्चुअली में जैसे यहाँ पे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, कोनों कोनों पे जो है एक एक लड़कों को रेंजिंग रॉड लेके भेज दिया कि जाओ रेंजिंग रॉड लेके कोनों पे खड़े हो जाओ। अब तुम यहाँ खड़े थे, तुमने प्लेन एलिडेट से आई वेन की तरफ से देखा, और जो ऑब्जेक्ट वेन है उसमें जो घोड़े का बाल लगा हुआ था, हॉर्स हेयर, वहां से मिला करके देखा कि रेंजिंग रॉड के जस्ट जस्ट ऊपर आ जाए। जैसे ही तुमको एलिडेट मिलता हुआ दिखाई दे दिया, एक लड़के को दौड़ा दिया कि यहाँ हमारे, जहां हमने नीचे अपना प्लम बॉब से एरो गाड़ा हुआ है, वहां पे से चेनिंग या टेपिंग करो कि ए पॉइंट की कितनी दूरी है। जैसे मान लो 40 मीटर, 50 मीटर, कुछ भी दूरी आई, तुमने कोई एक छोटा सा स्केल माना हुआ है, तुमने उतनी छोटी एक छोटी सी लाइन यहाँ खींच दी। ठीक, स्केल का रंग अलग ले लेते हैं। ठीक है, तुमने यहाँ पे छोटी सी लाइन यहाँ खींच दी, काम हो गया तुम्हारा। फिर उसी तरह से तुमने अपना एलिडेट घुमाया, प्लेन टेबल तुम्हारा फिक्स है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं। अब तुमने एलिडेट घुमाया, तुम्हें बी दिखाई दे रहा है, तुमने बी खींच दिया, तुमने ऐसे ही यहाँ से सी खींच दिया, तुमने डी भी खींच दिया, जैसे जैसे जो स्केल मिला ई खींच दिया, और इन सभी के एंड पॉइंट तुमने ऐसे करके मिला दिए, तुम्हारा प्लेन टेबल पे पेंटागन तैयार, तुम्हारा काम खत्म। ये है सिंपल रेडिएशन मेथड, जो कि यहाँ इधर फिगर में ज्यादा क्लियर हो रहा है। बीच में कहीं प्लेन टेबल लगाया, यहाँ कहीं रेंजिंग रॉड है, बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ से हमने इसकी जितनी दूरी है, इस नीचे वाले पॉइंट से दूरी लेंगे। ऊपर वाले पॉइंट से हवा हवा में कैसे टेप लोगे, ये नीचे वाला पॉइंट, और ये नीचे, ये ऊपर का पी पॉइंट नीचे कैसे शिफ्ट करेंगे, प्लम्बिंग फॉर्क की मदद से। ठीक है, यू फॉर्क की मदद से। तो यहाँ हमने एरो या पैग या कोई लकड़ी का गुटका लगा दिया मिट्टी में, और यहीं से एंड जो करेंगे चेन की टेप की, इस रेंजिंग रॉड से ए के डिस्टेंस ले लिए। जैसे मान लो हमने 40 मीटर की डिस्टेंस सपोज करो आई, और 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना हुआ है हमने, तो यहाँ पी से 40 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से उसी तरह से लाइन खींच देंगे, और वापस से इन सभी लाइनों को अगर हम मिला दें तो हमारा ये जो एक्चुअल ग्राउंड का है वो बन जाएगा। दैट इज द सिंपल रेडिएशन मेथड। थोड़ा सा कहानी इसमें लिखी हुई है, उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि प्रोसीजर लिखिए। ग्राउंड पे तो आप कर लिए, लेकिन अब जरा लिख के भी बताइए कि करा कैसे कैसे था। तो वो यहाँ पे देखो, दूसरे पीपीटी का स्नैपशॉट है, चुराया हुआ चीज है ये, मैंने खुद नहीं लिखा है, इसीलिए डायरेक्ट फोटो मार दी है। सेम ही चीज लिखनी थी तो मैंने थोड़ा सा काम चोरी कर दिया और यहाँ पे डायरेक्टली स्नैपशॉट ले लिया है उसका। तो पढ़ने से मतलब है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखो लिखा हुआ है कि सपोज पी इज द स्टेशन ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट ए बी सी डी आर विजिबल। वही बात है, देखो यहाँ पे इसमें समझो कि ये जो पॉइंट है, इसको हम वो बोल रहा है कि कोई एक ऐसा पी पॉइंट है जहां से हमें ए बी सी डी ई दिखाई दे रहे हैं। फिर बोल रहा है द प्लेन टेबल इज सेट ओवर द स्टेशन एंड अ ड्राइंग शीट इज फिक्स्ड ऑन द टेबल। ये सब हमें पता ही है। सबसे पहले कहीं पे भी काम चालू करोगे तो सबसे पहले टेबल को फिक्स करोगे, उसके ऊपर वो कागज लगा के टेपिंग टूपिंग करके वो फिक्स करोगे। उसके बाद उसको लेवलिंग करोगे, किसकी मदद से करोगे, स्पिरिट लेवल की मदद से करोगे। फिर सेंटर कर दोगे, सेंटर किसकी मदद से करोगे, प्लम्बिंग फॉर्क की मदद से करोगे। ए पॉइंट पी सेलेक्टेड ऑन अ शीट टू द प्रेजेंट ऑफ पी। भाई हाँ वही, भाई जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको पी पे शिफ्ट कर दिया ग्राउंड को, वही कागज पे पी पॉइंट डिनोट कर दिया कि ये रहा हमारा पी पॉइंट, जो कि हमारा स्टेशन पॉइंट है। द नॉर्थ लाइन इज मार्क। देखो ये भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं इसकी, क्योंकि हमें ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कर दे रहा है। द नॉर्थ लाइन इज मार्क ऑन अ राइट हैंड टॉप कॉर्नर। मैंने बताया था ना, ऊपर कोने में
राइट हैंड टॉप कॉर्नर में नॉर्थ साउथ की एक लाइन खींच देंगे कि यहाँ यहाँ ऐसे है, किसकी मदद से, ट्रू कंपास की मदद से। ये सर्कुलर बॉक्स कंपास भी लिखा है, जरूरत है तो यूज करो, लेकिन फिर तुम्हारा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, वो गोल गोल घूमता रहेगा, तुम उसको फिक्स करने की कोशिश करते रहोगे। इससे अच्छा है कि ट्रू कंपास लो, सीधे लाइन बनाने में भी आसानी रहेगी। फिर बोल रहा है कि विद द एलिडेट, कौन सा एलिडेट की बात कर रहा है, प्लेन एलिडेट। नॉर्मल तो हम प्लेन एलिडेट ही यूज करते हैं, है ना। विद द एलिडेट टचिंग पी, द रेंजिंग रॉड ए बी सी डी आर बाइसेक्ट एंड रेज आर डाउन। ठीक है, ए बी सी डी की जैसे जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हम कागज पे लाइनें खींच लेंगे, और जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, पी ए पी बी पी सी पी डी, जो हमने एक्चुअल लाइन मेजर करी, उसको उसी तरह सुटेबल पे स्केल पे लेके, लिख रहा है ना प्लॉटेड, कहाँ गया, प्लॉटेड टू एनी सुटेबल स्केल, कोई एक सुटेबल स्केल जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जैसा फिजिबल है वो लेकर के एबीसीडी को रिप्रेजेंट कर दोगे इस पेपर पे। यही है तुम्हारा रेडिएशन मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड की। थोड़ा सा फिगर में पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार जो है स्टेशन बार बार उठा करके यूज कर अलग रखना है। पहले ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी, डायरेक्टली टेबल ही पूरा उठा रहे हैं। पहले ए पॉइंट पे टेबल फिक्स किए, उठा के लेके गए बी पे, फिर बी से उठा के लेके गए सी पे, और सी से उठा के लेके गए डी पे। और काम क्या था, उतना ही काम था कि हमें इस ग्राउंड का मैप बनाना था। काम वही करना है, बस मेथड इस बार अलग है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है ट्रैवर्सिंग में। बोल रहा है दिस मेथड इज सिमिलर टू द कंपास ऑफ थियोडोलाइट सर्विंग। थियोडोलाइट सर्विंग अगर तुम लोग ने करा होगा तो तुम लोग ने उसमें याद होगा, ऐसे ही करते थे। एंड एंड पे डायरेक्टली कंपास हर बार नए नए स्टेशन पे जाके करते थे, और जो एंगल होता था वो एंगल हम दे देते कि भाई यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग में या क्वाड्रिलेटरल बियरिंग में इतना एंगल है, नोट करो, फिर अगले स्टेशन पे जाओ। और ऐसे ऐसे करके हम अपने कंपास सर्वे से या थियोडोलाइट से ऐसा कर लेते थे। वो लाइन छोड़ो, अब यहाँ पे आते हैं। बोला है द टेबल इज सेट एट ईच स्टेशन इन द सक्सेशन। यही मैंने बात कही कि हर बार आगे बढ़ते हुए स्टेशन को हमें सेट करना है अलग अलग जगहों पे। फिर बोल रहा है अ फोर साइट इज टेकन टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड द डिस्टेंस इज कट टू ए सुटेबली चूजन स्केल। वही छोटा एक स्केल लेकर के आगे वाली जो साइट है उसको देखते हुए हमें लाइन खींचते चले जाना है। अब ये यूज कहाँ होता है, ये लिख रहा है इट इज मोस्ट सुटेड व्हेन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरन इज टू बी सर्वेड, जैसे कि रोड, रेलवे। दिस मेथड कैन बी यूज ट्रेवर्सिंग बोथ द ओपन एज द क्लोज ट्रेवर्स। रोड और रेलवे की बात करते हैं कि रोड और रेलवे में क्यों यूज होता है। अब देखो, रोड तो बनी हुई है पता नहीं कितने किलोमीटर की, नेशनल हाईवे की बात करो तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रही है, बनते चली जा रही है। तो क्या इसमें ऐसा पॉइंट ले सकते हैं क्या जहां एक जगह से पूरा एंड तक हमें रोड दिखाई दे। यानी जम्मू कश्मीर में अगर हम अपना प्लेन टेबल लगाएं तो हमें कन्याकुमारी तक पूरा प्लेन टेबल से पूरी डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो सीधी सी बात है, रेडिएशन तो यूज ही नहीं कर सकते। यानी हमें करना क्या है कि पहले एक जगह पे स्टेशन फिक्स करेंगे, जितनी आगे तक दिखाई दिया उतना बना दिए, फिर नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई अपना ये पूरा उठाओ प्लेन टेबल, और अब जहाँ पे एंड पॉइंट है वहां पे जाके फिक्स करो। वहां से फिक्स करने के बाद थोड़ा सा पिछली बार से ओरिएंटेशन मिला दिए, फिर काम आगे चालू करो, फिर काम आगे चालू करो, और ऐसे करते चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। तो पूरी लंबी स्ट्रेच तक, चाहे वो रोड की बात करो चाहे रेलवे की बात करो, वहां पे हम कर सकेंगे। तो सीधी सी बात है कि ट्रैवर्सिंग मेथड इसीलिए जो है रोड और रेलवे में बेनिफिशियल है। अब करते कैसे हैं ये देखते हैं। पहले इस बार फिगर नहीं, इस बार पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे वापस से, और फिर उस फिगर पे आएंगे। देखो बोल रहा है कि सपोज ए बी सी डी आर द ट्रैवर्स स्टेशन। ठीक है, ये ए है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, नीचे डिनोट किया हुआ है ए बी, ऐसे ये चार स्टेशन हैं। इसने मान लिया कोई ट्रैवर्स स्टेशन है। फिर बोल रहा है द टेबल इज सेटअप एट द स्टेशन ए, a suitable point A is selected on a sheet in such a way that the whole area may be plotted in the sheet. The table is centered, leveled and clamped. The north line is marked on the right hand top corner of the sheet. सही बात है भाई, ए पर सबसे पहले तुम्हें सेट करना है। तो देखो वो टेबल को फिक्स करना, सेंटरिंग करना, लेवल करना, ये तो तुम्हारा हर बार का काम है, ये तुम्हें करना ही करना है। चाहे वो ए पे फिक्स करो, चाहे वो बी पे फिक्स करो, सी पे फिक्स करो, जैसे ही तुम टेबल को हिलाओ डुलाओगे और नई जगह जाके फिक्स करोगे तो तुम्हारा फिक्सिंग, सेंटरिंग और लेवलिंग तो हर बार का काम है। तो उसको लिखना जरूरी है या नहीं है वो तुम समझो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट पे फिक्स कर दिए,
अब वहां पे हमने कोई स्टेशन मार्क कर लिया, मान लो हमारा ये स्टेशन मार्क ए से ऊपर मिला दिया, यहाँ पे हमारा नीचे एरो लगा हुआ है, हमने प्लम्बिंग फर्क से यहाँ ए डिनोट कर दिया। यहाँ ए से बी की डिस्टेंस हमने नाप ली, एक लड़के को दौड़ा दिया कि जाओ यहाँ ए से टेप लेके जाओ और बी तक की डिस्टेंस नाप करके आओ। यहाँ बी पर एक लड़का खड़ा है रेंजिंग रॉड लेकर के, वो बोला कि हाँ जी 52 मीटर की डिस्टेंस हमारी आ गई, सपोज कर लिया हमने। तो हमने किया कि चलो ठीक है, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 52 सेंटीमीटर की हमने छोटी सी यहाँ पे इसी से मिलाते हुए जो एलिडेट रखा था मिलाते हुए एक लाइन हमने खींच दी। हो गया हमारा काम, बस अब यहाँ पे हमारा काम डन हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से हमने उठाया है अपना ये पूरा प्लेन टेबल और उठा के यहाँ ले आए। यहाँ पे लाने के बाद क्या कर दिया हमने, इस बी पॉइंट पे इस बार नई जगह पे फिक्स कर दिया, फिर वही सेंटरिंग लेवलिंग फिक्सिंग करेंगे अपना, कर लिया। और उसके बाद अब की बार क्या करना है, सबसे पहले पहला काम क्या है कि इस बी से पहले ए पॉइंट को देखो। जहां पे तुमने प्लेन टेबल उठाया है वहां पे एक लड़के को बोलोगे रेंजिंग रॉड लेके खड़े रहो, और जब तक नहीं मैं बोलूंगा तब तक हटना नहीं। तो तुम बी से क्या करोगे, ए को सबसे पहले देखोगे और एलिडेट से इस लाइन में मिलाते हुए अपने प्लेन टेबल को फिक्स करने की कोशिश करोगे। यानी एलिडेट को ऐसे ही छोड़ दिया, इस लाइन पर रख गए और प्लेन टेबल को घुमा रहे हैं, और घुमा करके मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना ये रेंजिंग रॉड बिल्कुल सीध में मिल जाए। जिस सीध में हमें ये प्लेन टेबल मिल जाएगा वहीं पे अपना प्लेन टेबल फिक्स कर देंगे। ये हमने क्या किया, हमने करी बैक साइटिंग से ओरिएंटेशन, कोई नीडल उडल का कोई यूज नहीं किया हमने, ठीक है। और फिर हमारा ये काम ये मिल गया। अब हमने बी से सी की डिस्टेंस नाप ली चेन से और सी मार्क कर लिया, ऐसे ही सी कर लिया। और एंड में अगर जैसे मान लो एक्चुअल में हमारा ये ऐसा ग्राउंड था, हर कोने पे हम अपना प्लेन टेबल रखे थे, एक्चुअल में ये एक चौकोर सा ग्राउंड था, तो ये हमारे प्लेन टेबल पे बन के चारों पॉइंट को मिला दिया, बन के तैयार हो गया। यही हमें करना था, दैट इज द ट्रेवर्सिंग मेथड। यही कहानी इसमें घुमा फिरा के लिखी होगी, ठीक है। फिर लिख रहा है विद द एलिडेट टचिंग पॉइंट एट द रेंजिंग रॉड बी इज बाइसेक्ट एंड अ रेज्ड ऑन, सेम है। द डिस्टेंस ए बी इज मेजर्ड एंड प्लॉटेड टू एनी सुटेबल स्केल। वही कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने की, वही सारी बात बोल रहा है। ये तुमको मैं शेयर कर दूंगा, तुम पढ़ भी लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि द टेबल इज शिफ्टेड टचिंग पॉइंट एट द रेंजिंग, वही बोल रहा है कि ए से उठा के अब बी पे रख दिए और बी से वापस मिलाने के बाद उसको सी पर प्लॉट कर लिए। देन उसके बाद एलिडेट टचिंग द पॉइंट बी, द रेंजिंग रॉड एट सी इज बाइसेक्ट एंड देन रेज ड्रॉन, देन डिस्टेंस BC इज मेजर्ड एंड प्लॉटेड द सेम स्केल। वही चीज जो मैंने बताई बिल्कुल वैसे ही, बस वो अच्छी सी अंग्रेजी में लिख दिया है, ठीक है। हाँ, अब इस मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग में जो है हम बीच बीच में अगर गलती हो जाए तो चेक लाइंस के थ्रू, जैसा कि हमने चेनिंग करी थी ना अपने उसमें नॉर्मल मेट्रिक चेन लेके, तुम्हें याद होगा, तो हम टाई लाइन और चेक लाइन और ये सब क्या उसको बोलते थे, ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट, जब वो बनाते थे तो वहां पे भी हमने एक चेक लाइन का यूज किया था ना। चेक लाइन मतलब डिस्टेंस नापने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि हमारा जो कर रहे हैं वो गलती तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी हम चेक लाइन का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा इंटरसेक्शन मेथड का, ये नदी वाला हिसाब कि ये नदी को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, चलो इसकी भी कहानी पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इन दिस मेथड द टू स्टेशन आर सेलेक्टेड दैट ऑल द अदर स्टेशन टू बी प्लॉटेड आर विजिबल फ्रॉम दिस। देखो मैंने विजिबिलिटी की तो बात कही नहीं, नदी है पहाड़ नहीं है, नदी है यानी विजिबिलिटी है, दिखाई दे रहा है, चेनिंग नहीं कर सकते हैं या टेपिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विजिबिलिटी है, ठीक है। फिर बोल रहा है द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द बेस लाइन। अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है कि ये जो बीच में कोई दो पॉइंट लिए इससे बेस लाइन हमने खींच दिया, इसको बेस लाइन बोल दिए। द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली। भाई ए से बी की हमने लाइन की जो मेजरमेंट है वो कर लेंगे। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लॉटिंग डिटेल्स। आगे कुछ लग रहा मिस हो गया है, डिटेल्स के आगे कुछ होना चाहिए था। Then it is referred when the distance between the station is too large and the stations are inaccessible। देखो अभी मैंने बोला ना inaccessible का मतलब कि हम चेनिंग या टेपिंग नहीं कर सकते हैं। और द ग्राउंड इज अंडुलेटिंग, भाई ग्राउंड भी ऐसा ऐसा है जिसमें हम चेनिंग करेंगे तो गलती आएगी, तो डायरेक्टली क्या है, जरूरत ही नहीं है हमें चेनिंग करने की, हमारे पास ऐसा मेथड है कि हम बिना चेनिंग करे भी उसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। कैसे, वो कौन सा मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है। The most suitable example of the broken boundaries which can be very conveniently plotted by this method। बाउंड्रीज जो है हम इसी से निकालते हैं क्योंकि इसमें हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्कस पहले ही कर लिए थे, फिर से कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे हमने कोई ए पॉइंट लिया, यहाँ कोई दो बी पॉइंट लिया इमेजिनरी,
इस पे प्लेन टेबल फिक्स किया, ए से बी की डिस्टेंस हमने नाप ली और यहाँ पे एक रेज ड्रॉन कर दिया ए बी कन्वीनियंट पे। और फिर यहाँ से देखो भी क्लास खत्म होने के बाद कोई लड़का आ रहा है ऐसे, ये तो इसके जितना बड़ा हमारे ड्राइंग शीट है वहां तक लाइन खींच दी और बी से ए को मिलान किया ओरिएंटेशन से, और यहाँ पे लाइन जहाँ पे कट करी, अब ए बी से ए के जो स्केल है उसको एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी, पी से बी की जो स्केल है वो एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। ये एक दूसरा एग्जांपल है जिससे तुम्हें और मोर क्लियर समझ में आ सकता है। प्लेन टेबल यहाँ से फिक्स किया, हमें ए पॉइंट, देखो हमें यहाँ से यहाँ बीच में नदी होगा, पहाड़ होगा, कुछ होगा, इसीलिए देखो पॉइंट O1 से ए की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमने चेनिंग या टेपिंग नहीं करी है, इसीलिए देखो ये पेपर के एंड तक ये लाइन खींची हुई है। ऐसा ही ओ बी के साथ भी है, O1 से बी की हम डिस्टेंस विस्टेंस मेजर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पूरी जो बस बाइसेक्ट करके रेंजिंग रॉड से मिलान करके एलिडेट से बस सीधी लाइन खींच रहे हैं। और कहाँ तक खींच रहे हैं? पेपर के एंड तक। हाँ, लेकिन O1 से O2 ये जो दूसरा स्टेशन हमें ना है O2 है ना, उसकी डिस्टेंस हमने मेजर करी है, इसीलिए देखो ये जितना हमने स्केल माना था O1 से O2 की उतनी दूरी हमने ले ली। फिर यहाँ से ये पूरा अपना उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, O2 से O1 को मिलान कर लेंगे। जो रेंजिंग रॉड लेके O1 पे एक लड़का खड़ा रहेगा, हम देखेंगे कि O2 से A1 बिल्कुल ये सीध में हो जाए। जब एक बार ये काम हो गया, फिर O2 से हमें A को देखना है, जहां रेंजिंग वो अपने एलिडेट से ऐसी लाइन खींच देनी है, जहां पे ये कट हुई उसको मार्क कर लेना है। ऐसे ही O2 से B खींचना है और जहां पे ये लाइन हुई वो मार्क कर देना है। अब A से B को मिला दोगे और ये एक इमेजिनरी डिस्टेंस ले लिया, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। और क्या एक्चुअली में हम ए के पास गए या बी के पास गए? नहीं, ना हम ए के पास पहुंचे, ना हम बी के पास पहुंचे, ना ही हमने उसकी डिस्टेंस मेजर करी, लेकिन फिर भी हमने उसे ड्रॉ कर लिया। तो ये कौन सा मेथड हुआ? इंटरसेक्शन मेथड हुआ। उसके बाद तो तुम्हारा है रिसेक्शन मेथड। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिसेक्शन मेथड। अब इसमें आज से कुछ किसी को पूछना है तो बताओ, काफी लंबा लेक्चर हो गया आज। पहले तो रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए।